तो प्रिय श्रोताओं, अब हम आपके लिए एक और पसंदीदा और ख़ास प्रोग्राम लेकर आए हैं। सेहत का सफ़र। भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हमारा स्वस्थ रहना बेहद ज़रूरी है और इसी कड़ी में आज हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ख़ास मेहमान डॉक्टर दीपक टांग जी है, जो कि 2 साल के जो छोटे बच्चे होते हैं, जो चल फिर नहीं पाते हैं, ठीक से बोल नहीं पाते हैं, बेसिकली उनका ट्रीटमेंट करते हैं। दुनिया भर के 8 से ज़्यादा देशों में यात्रा कर चुके हैं, कम्युनिकेशन जैसे विषयों पर व्याख्यान दे चुके हैं और भी कई विषयों पर जो है देश दुनिया के अलग अलग संस्थानों में लगातार संवाद करते रहते हैं। आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सर, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं, कम्युनिकेशन पावर, तो क्योंकि हमारे बहुत सारे श्रोता जो सुन रहे हैं उनके लिए ये कई लोगों के लिए नया शब्द भी हो सकता है, कुछ लोग पहले से जानते भी होंगे। बिल्कुल। तो आप थोड़ा बता पाएंगे कि कम्युनिकेशन पावर आखिर में होता क्या है? बेसिकली कम्युनिकेशन पावर जो रहता है ना, वो प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग है, यानी एक्सप्रेशन प्लस कॉम्प्रिहेंशन। तो मैं इस तरह से बोलूँगा कि मुझे रौंदने की कोशिश न करना। खजूर का पेड़ हूँ मैं, बगीचे की घास नहीं। खजूर का पेड़ हूँ मैं, बगीचे की घास नहीं। हक दूसरे का हड़पता नहीं, पर होने वाले पे हक अपना तो गीदड़ के मुंह से निकालने का जज्बा भी रखता हूँ मैं। क्योंकि तुम रेत पे रेत से रेत लिखना जानते हो, मैं पानी पे पानी से पानी लिखना जानता हूँ। ये है मोटिवेशनल फॉर्म। और अगर मैं जाऊं इमोशनल फॉर्म के अंदर, तो इमोशनल फॉर्म में आता है कि मुफलिसी में तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं। मुफलिसी मतलब गरीबी में, किल्लत में। कि मुफलिसी में तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं, तुमसे क्या गिला करें, तुम तो वो गैर हो जो साथ रहकर भी अपने ना हो सके। तो ये हो गया इमोशनल फॉर्म। यानी 2 फॉर्म के अंदर अलग अलग तरीके से मैंने कम्युनिकेशन को करा। अब क्या होता है कि जैसे डिफरेंट होर्डिंग्स होते हैं, हम रोड पे चल रहे होते हैं, इंडिकेशन पता चलता है, साइन बोर्ड्स हैं, होर्डिंग्स हैं, इससे हमको आइडिया लगता है कि ये पर्टिकुलर चीज़ क्या कहना चाह रही है, कहाँ हमको मुड़ना है, क्या करना। अब जैसे आप चले रास्ते में, देखा आपने अलग अलग शॉप्स हैं, शॉप्स में हमने लिखा रहता है ये मेडिसिन शॉप है, ये फर्नीचर शॉप है, इस तरह से उससे हमारे को पता चलता है कि यहाँ पे क्या चीज़ मिलती है। अब एक आदमी है, वो मेडिसिन शॉप पे गया, मेडिसिन शॉप पे जाके कहता कि भैया एक काम करो, आधा किलो कानपुरी लड्डू पैक कर दो। तो वो कहेगा पागल हो गया क्या, कि ये तेरे को दिख नहीं रहा क्या है? तो एक काम कर, वो सामने मिष्ठान भंडार है, वहां मिठाई मिलती है, तो वहां जा, 1 किलो कानपुरी लड्डू पैक कर, खा उसको, और उसके बाद में जो तेरे दिक्कत होगी ना, पेट में उथल पुथल मचेगी, उसके बाद यहाँ तब पता चलेगा तेरे को इसकी किस चीज की शॉप है। यानी उस बोर्ड से हमको ये पता चल रहा है कि कौन सी चीज़ क्या मिल रही है, क्या नहीं मिल रही है। अब आपने कम्युनिकेशन की अपन बात कर रहे हैं, तो जैसे मूवीज़ के द्वारा, कई मूवीज़ का, जैसे आपने पुष्पक एक मूवी आई थी जिसमें कमल हसन और अमला, उसमें वो पूरा साइलेंट था, मतलब कुछ बोल ही नहीं रहे थे, लेकिन सारा इंडिकेशंस जो है वो चल रहे थे उसके अंदर। इसी तरह से जो एक गाना है एक दूजे के लिए, मतलब कमल हसन और रति अग्निहोत्री का, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, उसमें आपने देखा कि वो बीच बीच में बोलता है, तू क्या बोली मैंने कौन समझ में, इस तरह सैनोरिटा, तूने क्या बोला मैंने क्या सुना पता नहीं, मतलब ये सारी चीज़, लेकिन पता नहीं, लेकिन इंडिकेशन उनको मिल रहा है, कम्युनिकेट वो हो रहे हैं। इसी तरह से हम अगर बच्चों की बात करें, एक मूवी आई थी कि प्यार झुकता नहीं, उस मूवी के अंदर हस्बैंड वाइफ यानी माँ बाप बच्चे के वो सेपरेट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ सम रीजन। क्या होता है, और उसको मदर को ये बता दिया जाता है कि बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है। वो थोड़ी सी इस तरह से हो जाती है कि पागल सी हो जाना, इन द सेंस सुध बुध खोज बैठती है अपनी। तभी वो बच्चा उसको जब मिलता है तो याद दिलाता है एक गाने के रूप में। मैं आपकी इजाज़त हो, मैं वो गाना गा के थोड़ा सा बताऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। कि मैं तेरे दिल का टुकड़ा हूँ ऐ माँ, जान सके तो जान ले मुझको, तेरे ही बाग का फूल हूँ मैं, पहचान सके पहचान ले मुझको माँ, हो माँ। यानी वो अपनी माँ को एक्सप्रेस कर रहा है कि तेरा मेरे से कोई रिलेशन है। वो जब वो एक्सप्रेस करता है तो जो माँ है उसकी, वो समझती है कि ये इससे मेरा कोई ना कोई तो डायरेक्ट रिलेशन है। यानी कम्युनिकेशन का मतलब हो गया एक्सप्रेशन प्लस कॉम्प्रिहेंशन। जैसे आपने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि क्या चीज़ है, मैं समझूंगा, मैं कॉम्प्रिहेंड करूंगा, उसके बाद मैं एक्सप्रेस करूंगा, मैं समझाऊंगा, तो ये कम्युनिकेशन हो गया। तो कम्युनिकेशन पावर आखिर में है क्या, वो हमें डॉक्टर साहब ने बहुत ही आसान भाषा में और बहुत सारे उदाहरणों के जरिए समझाया कि
वो उन्होंने 2 कविताएं पढ़ी। एक कविता जिसको सुनने के बाद, 4 लाइनें सुनने के बाद आप में जोश आता है। फिर एक मुफलिसी वाली, एक गरीबी वाली कि गरीबी में सब साथ छोड़ देते हैं। तो वो एक इमोशन का भाव है कि कैसे जो है आदमी जो है एक तरफ बहुत जोश में था, अगले ही पल उसने वो बात सुनी तो वो कुछ और सोचने लगा कि नहीं, कैसे बुरे वक्त में लोग साथ छोड़ देते हैं। एक माँ और बेटे के बीच क्या संबंध होता है उसको लेकर उन्होंने गाना गा के बताया। उन्होंने कुछ फिल्मों के उदाहरण दिए जिसके ज़रिए साइलेंट फिल्म में भी कैसे जो है बात एक से दूसरे तक कही जा रही है। उन्होंने कुछ गानों के ऐसे बोल बताए जो भले ही समझ नहीं आ रहे हैं पर भी बहुत कुछ समझ आ रहा है। तो कम्युनिकेशन पावर जो डॉक्टर साहब ने बताया, अगर उसको साइंस की भाषा में समझे तो जैसे मैंने सर से सवाल पूछा तो इन्होंने मेरे सवाल को समझा, एक प्रक्रिया ये हुई, और जब समझने के बाद इन्होंने जवाब दिया तो दूसरी प्रक्रिया ये हुई। तो सही समय में सही बात कह देना, यही एक कम्युनिकेशन पावर है। और सही मायनों में इसको दूसरे अर्थों में समझे तो इस तरीके से कि जब इमोशन का भाव हो तब बात इमोशन के साथ कह दें आप, जब आप बात खुशी की हो तो आप हंसकर बात कह दें। तो ये जो जैसी परिस्थितियाँ बदलती है वैसे बात बदलती चली जाए, सही तालमेल बिठ जाए, यही कम्युनिकेशन पावर है जिससे आप सामने वाले को प्रभावित कर सके, उसके जीवन में बदलाव। तो डॉक्टर साहब, मेरे मन में भी ये सवाल है और जो बहुत सारे लोग हमें सुन रहे हैं उनके मन में भी सवाल है कि दरअसल में ये जो कम्युनिकेशन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से शुरू होती है, कब से शुरू होती है? ये जो प्रक्रिया है ये राइट फ्रॉम द वूम, जब बच्चा यूट्रस में है, बच्चा माँ के पेट में है, तभी से चालू हो जाता है। जो अपने अभिमन्यु वाली कहानी मैं उसी पे आ रहा हूँ कि अभिमन्यु ने जब उसकी माँ सुभद्रा चक्रव्यूह के बारे में सुन रही थी, मतलब उनको जब कहानी सुनाई जा रही थी किस तरह से उसमें प्रवेश करना है, तब वो जाग रही थी। और जब वापस निकलने के प्रोसेस आई, जब वो प्रसंग चला, तब वो सो चुकी थी। तो इस तरह से अब बाद में अगर अपन आगे बढ़ें तो आगे बढ़ते हैं तो जैसे इसीलिए जनरली आपने सुना होगा कि जो भी घर में प्रेग्नेंट लेडी होती है तो उनको ऐसा कहता है कि अच्छी कहानियाँ सुनो, अच्छे सीरियल्स देखो, अच्छी मूवीज़ देखो, भगवान की भक्ति वाले इस तरह के देखो, या अच्छी फोटोग्राफ्स देखो। क्या होता है कि अच्छा देखोगे, अच्छा सुनोगे तो अच्छा समझोगे, तो उसका इम्पैक्ट जो है आपके बच्चे पे पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर हम छोटे बच्चे की बात करें कि बच्चा पैदा हो गया, अब बच्चा पैदा हो गया तो उसकी जो बर्थ क्राई है, क्राई मतलब बाद में जो बच्चा रोता है, नॉट बर्थ क्राई मतलब बाद में जब भी बच्चा रो रहा है तो उसका जो रोने का तरीका होता है वो हमेशा अलग अलग होता है। माँ जो होती है उसके रोने के तरीके से पहचान जाती है कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम आ रही है, कि बच्चा भूखा है इसलिए रो रहा है, उसका रोने का स्टाइल अलग होगा, कि बच्चा जो है उसको कोई तकलीफ हो रही है इसलिए रो रहा है, या बच्चा कोई इनसिक्योर फील कर रहा है। जैसे वो इनसिक्योर है तो किसी और ने गोद में ले लिया, वो थोड़ी देर चुप रहा, अजीब सा देखा, उसके बाद रोना चालू कर दिया। लेकिन जैसे ही माँ ने लिया तो माँ के पास में उसका जो टच है, जो टच आता है, उसकी जो खुशबू आती है, उससे उसकी आवाज़ है, उससे और उसकी गोद में आते ही यानी वो सबसे, क्योंकि बच्चे के लिए सबसे सुरक्षित, सबसे सिक्योर्ड जो होता है वो माँ की गोद होती है, और माँ की गोद में आते ही बच्चा तुरंत चुप हो जाता है। तो ये जो चीज़ है, अब आगे अपन और बात करें तो बच्चा जो है बाद में, जैसे अपन आपने देखा होगा कि बच्चे जो है आई कांटेक्ट करते हैं, मतलब अपन बच्चे के सामने कुछ भी चीज़ घुमाई या अपन बातचीत कर रहे हैं तो आई बॉल्स को घुमाते हैं, आई कांटेक्ट करते हैं, जो आंखों को उसके अकॉर्डिंग चलाते हैं, या अपन बात कर हाँ हाँ तो वो भी इस तरह से रिप्लाई देता। अपन ने जोर से डांटा पापा, हाँ कुछ भी पापा, या अपन ने जोर से डांटा तो एकदम से गुस्सा हो जाएगा, मतलब कम्युनिकेशन हो रहा है, मतलब वो कॉम्प्रिहेंड कर रहा है कि जो मेरी माँ या मेरे पिताजी समझ रहा है, डांट रहे हैं, चीजें समझ रहा है, चीजें समझ रहा है। वो डांटा तो एकदम से वो चुप हो गया, एकदम से फिर रोने लग गया, या फिर उसके साथ खेल रहे हैं तो हंस रहा है। तो ये कम्युनिकेशन हो रहा है कि हाँ वो कॉम्प्रिहेंड कर रहा है तो वैसा ही एक्सप्रेस करेगा। तो राइट फ्रॉम द मतलब जब वो छोटा बच्चा है तब से ही चालू हो गया। इसी तरह से अपने वर्ड्स बनाता है। जो छोटे बच्चे होते हैं जो अपने कुछ वर्ड्स बनाते हैं उनको मदरीस कहते हैं। इनका कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता, सारे अलग अलग जो बच्चे होते हैं अलग अलग बनाते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा उसको किसी को भूख, उसको लग रहा कुछ चीज़ इंडिकेट करने तो वो बुई बुई, या जनरली आपने कई बार सुना होगा उसकी मदर ऐसे बोलती मम्मम दुद्दू। ये सब क्या है कि ये जो बच्चे हैं वो इस तरह से अपने वर्ड्स में अपनी स्टाइल के अंदर ये है ना माँ को बताना चाहता है कि मुझे क्या चाहिए, है ना। इसी तरह से लोकेशन ऑफ साउंड होता है, यानी जैसे सपोज करो बच्चा सीधा लेटा हुआ है,
राइट साइड से आवाज आई तो उधर अपनी गर्दन को घुमा लेता है, लेफ्ट साइड से आवाज आई तो लेफ्ट साइड की तरफ घुमा लेता है। यानी कम्युनिकेट कर रहा है, बच्चे को समझ में आ रहा है कि मेरे को कहाँ से आवाज लगाई जा रही है, तो मेरे को गर्दन किस साइड घुमाना है। तो ये सारी चीजें राइट फ्रॉम द जो है वूम से, माँ के पेट से चालू होती हैं और आगे चलती रहती हैं। तो डॉक्टर साहब ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमें बताई है। प्रिय श्रोताओं, हम भी जो है बच्चों को लेकर बहुत सोचते रहते हैं, तो इसलिए बहुत गंभीर रहने की, बहुत समझदारी की बात यह है कि जो कम्युनिकेशन पावर की जिसके हमने बात पहले सवाल में की थी और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो बच्चा जब पेट में होता है वहीं से शुरुआत हो जाती है। अभिमन्यु की कहानी का जिक्र तो आपने सुना ही होगा, लेकिन अगर बच्चा जब पैदा हो जाता है उसके बाद हम देखते हैं कि बच्चा अगर भूखा है तो कुछ अलग अंदाज में रोता है, बच्चा जब कोई और चीज़ चाहता है तब कुछ अलग अंदाज में रोता है, वो अपनी माँ की गोद में आता ही चुप हो जाता है, कोई दूसरा आदमी लेता है तो वो रोने लगता है। आप उसको अगर दाईं तरफ से अगर उसको आवाज़ लगाते हैं तो वो अपनी गर्दन दाईं तरफ पलटने लगता है, जब बाईं तरफ से देते हैं तो बाईं तरफ पलटने लगता है। इसका मतलब उस बच्चे के साथ कम्युनिकेशन हो पा रहा है, भले ही वो बोल नहीं पा रहा है, पर संकेतों के ज़रिए, अपनी बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए, अपने हाव भाव से वो आपको बहुत सारी चीज़ें समझा रहा है, समझ रहा है, सुन रहा है। इसका मतलब कम्युनिकेशन की जो शुरुआत है, वो संवाद की जो शुरुआत है, वो जो है बच्चे के पेट से ही हो जाते हैं, जब वो माँ के पेट में होता है और वहीं से शुरू हो जाता है। इसलिए अभिभावकों को जो है थोड़ा ख्याल रखने की, ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है, ताकि इसलिए हम कहते हैं कि जब गर्भवती महिलाओं को कि वो अच्छा साहित्य पढ़े, अच्छी बातें सुने, सदा मुस्कुराती रहें, ये सब चीज़ें इसीलिए बताई जाती है क्योंकि इन सब बातों का असर जो है बच्चे पर भी पड़ता है। और बहुत ही अच्छी और ज्ञानवर्धक बात जो है डॉक्टर साहब ने हमें बताई। यहाँ से जो है शुरुआत उसकी हुई, कम्युनिकेशन पावर किसे कहते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ती है संवाद करने की, कम्युनिकेशन पावर की, वो आप थोड़ा सा बताएंगे। इसकी जरूरत कहाँ नहीं पड़ती है आप ये पूछेंगे, हर जगह पड़ती तो है। सही सवाल होगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप जैसे अपन दोनों बात कर रहे हैं तो अपन को भी पड़ रही है, शुरुआत अपन यहीं से कर लेते हैं तो अपन को पड़ी। इसी तरह से अगर अपन सपोज करें कि शॉपकीपर, यानी किसी भी शॉप पे हम जाते हैं तो शॉप की आपने जनरली देखा होगा, अगर एक दुकान पे 4-5 एम्प्लॉयज हैं तो पर्टिकुलर एक एम्प्लॉय अगर है तो उसका कोई, उस जो ओनर होता है उसका वो खास हो सकता है और उसको वो कभी जाने नहीं देता। रीज़न क्या होता है कि उसको मालूम है कि इसको अच्छी नॉलेज है, इसकी कम्युनिकेशन पावर बहुत अच्छी है, ये सामने वाले के दिमाग में फिट कर देता है बात को। अगर आपने दिमाग में फिट कर दी तो बिना खरीदे नहीं जाएगा, यानी कस्टमर लौट के नहीं जाएगा। तो जैसे शॉपकीपर के अगर अपन बात करते हैं कि जैसे वो ये एक बार में समझ जाएगा कि सामने वाला जो भी व्यक्ति है इसकी नीड क्या है, इसका टेस्ट क्या है, इसका बजट क्या है, उसके हिसाब से ही वो अपने प्रोडक्ट को दिखाएगा और वो उसका ये इंटेंशन रहेगा कि ये यहाँ से कस्टमर खाली हाथ ना जाए। तो अब अगर अपन शॉपकीपर की बात करें वहाँ पे हो गया। अब अपन बात करते हैं टीचर की। तो पुराना जमाना चला गया कि एक मोनोटोनस वे के अंदर बोला जा रहा है, यानी कि जैसे आपने जैसे कुछ भी बुक ले ली और एक रीड करे जाना है धीरे, इस तरह से वो टाइम गया। अब चाहिए एनर्जेटिक, यानी फुल एनर्जी से जो लेक्चर को डिलीवर करें, यानी दूसरा इलस्ट्रेशंस, एग्जांपल दे, मतलब उन चीज़ों को कनेक्ट करें, कोई ना कोई चीज़ों को कनेक्ट कर दिया, कहाँ से कहाँ कनेक्ट कर दिया, बच्चों से थोड़े से जो है उनसे थोड़ी हंसी मजाक करें। तो इधर टीचर का भी हो गया रोल। अब अपन बात करते हैं जैसे डॉक्टर की। तो डॉक्टर का आ गया कि डॉक्टर जो है कम बोला, ज़्यादा नहीं बोला। बाहर जाके ऐसे कहते हैं कि भाई डॉक्टर साहब ने क्या कहा था, ये प्रेस्क्रिप्शन लिखा था क्या, तो हम जाकर के स्टाफ से पूछते हैं कि इसको कैसे क्या करना है, इसका क्या करने का है। तो डॉक्टर की स्टाइल अलग हो गई। इसी तरह से अगर बात करें हम एडवोकेट की, तो एडवोकेट में क्या होगा कि ये है कि अपन मूवीज़ वगैरह देखते हैं कि जैसे मूवीज़ में देखते हैं कि वकील चिल्ला चिल्ला के बोल, ऐसा असलियत में होता नहीं है ना, बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड वे में होता है। यानी उनके जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं लॉजिकल होंगे, एविडेंस वगैरह प्रस्तुत किए जाएंगे, तो उनको कैसे करना है वो चीज़ें देखी जाती हैं। अब अपन बात करते हैं प्रपोजल इन द सेंस जो बहुत ही हॉट टॉपिक होते हैं। कोई लड़का है, कोई लड़की है, प्रपोज कर रहे हैं, है ना। अब प्रपोजल कैसे होना चाहिए, उसका स्टाइल कैसा होना चाहिए, उसका लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट करती हैं। अब एक लड़का है, वो जाकर के उसको प्रपोज करना नहीं आता है ना, तो वो बाद में लड़की कहेगी कि सब तो लाए फूल और ये तो गोभी लेके आ गया। मतलब इसी तरह से अब मैं आपको इस पे एक स्टोरी सुनाता हूँ, एक सिंपल सी। जैसे स्टोरी में क्या है कि एक बार कोई इवेंट था, कोई प्रोग्राम चल रहा था, हस्बैंड एंड वाइफ बैठे थे, चेयर दोनों पास पास चेयर में, एक चेयर छोड़ के एक सुंदर सी लड़की बैठी थी। अब क्या होता है कि
वो जो व्यक्ति था उसने उनको देखा, वो इशारों में दोनों की बात होने लगी। तो लड़के ने, मैं गाना गा के आपको बताता हूँ क्या इशारों में क्या बोला, कि दूर रह कर न करो बात, करीब आ जाओ। इसका उसकी तरफ से रिप्लाई मिला कि ढूंढते रह जाओगे यार हमारे जैसा। तो वापस से लड़के ने कहा कि तुझे खास फुर्सत में उसने बनाया, जो देखा तुझे तो खुदा याद आया। ये सारा प्रसंग देख करके वाइफ देख रही थी। वाइफ ने गुस्सा किया और 2 कुर्सी छोड़ करके आगे चली गई। अब उस आदमी ने सोचा ये तो लफड़ा हो गया, तो उसने वो भी उठ करके वहां से वहां शिफ्ट हो गया। क्यों? वो इशारे में बोलेंगे भी कहाँ चल दिए। तो उसने कहा कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत ख्वाब कहकर भूलना अच्छा। ये कह के वहां चला गया। अब जब वो अपनी वाइफ के पास में जाता है तो वाइफ को अब यह मनाना तो है ना कि गुस्सा ना हो जाए। तो उसमें वैसे क्या कहेगा कि मुझसे अगर दूर जाओगी तुम और मुझको अगर भूल जाओगी तुम, मेरी मोहब्बत में तासीर है तो खिंच के मेरी ओर आओगी तुम। ये इशारे में उसने ये बात कही। वाइफ पास में आई, 1 कुर्सी जोड़ के। अब उसने कहा फाइनली इस चीज़ को यहीं ख़त्म कर दो, घर पे जाके ना बात होए। तो क्या कि वैसे जीने में क्या जमाने में अश्क भी पीने वाले पीते हैं, पर ज़िंदगी तो उसी को कहते हैं जो बसर तेरे साथ होती है। कि जिक्र होता है जब क़यामत का, जलवों की बात होती है। तू जो कह दे तो दिन निकलता है और तू जो कह दे तो रात होती है। तो ये जो चीज़ें होती है ना, ये मतलब एक तरह से कम्युनिकेशन जो है ना, ये हम इस तरह से एक दूसरे से को कम्युनिकेट करते हैं। तो कम्युनिकेशन 2 तरह से हो गया। हाँ, मैंने आपको समझाया कम्युनिकेशन 2 तरह का हो गया। एक तरह से वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल क्या हो गया? जो बोल के किया जाए। नॉन वर्बल अलग अलग तरीके से लिख कर, फेशियल एक्सप्रेशंस दे कर है ना, या कुछ और तरीके से, जिससे या ऐसा तरीका जिससे इंडिकेट हो जाए कि ये क्या कहना चाहते हैं। तो ये तरीके, ये रीज़न ये है, अलग अलग लोगों को पढ़ते हैं। तो डॉक्टर साहब ने बहुत ही उदाहरण देकर बताया कि कैसे कैसे कम्युनिकेशन पावर की कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ती है। तो स्टूडियो में मैं और डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, यहीं से शुरुआत होती है। वकील जो है अपनी तर्कों के ज़रिए, अपने तथ्यों और प्रमाणों के ज़रिए अपने परिवादी की जो है न्याय दिलाने के लिए जो है जज के सामने बहस करता है। उसको कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। एक शिक्षक जब क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाता है तब उसको ज़रूरत पड़ती है। एक दुकानदार जो है वो अपना सामान बेचता है तब उसको जो है बातचीत की ज़रूरत पड़ती है। पर डॉक्टर साहब जो कहना चाहते हैं उसका मूल अर्थ यही है कि अगर आप जो है अपने काम के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं और अच्छे से समझा पाते हैं तो फिर आपको परिणाम बेहतर मिलेंगे बाकी लोगों के मुकाबले। इसलिए कम्युनिकेशन पावर की आज की तारीख में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब दुनिया का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ कम्युनिकेशन पावर की ज़रूरत नहीं। मेरा अब अगला सवाल आपसे ये है कि जो कम्युनिकेशन की जो प्रक्रिया है, जो तौर तरीके हैं, वो क्या क्या हो सकते हैं समझाने के, बातचीत अपनी रखने के, वो आप थोड़ा बताएं। बिल्कुल। तो अपन स्टार्ट करते हैं। जैसे अभी बताया था मैंने कि वर्बल और नॉन वर्बल फॉर्म है। अब इस वर्बल और नॉन वर्बल फॉर्म को कई तरह से हम प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आता है फेशियल एक्सप्रेशन। हमारे जो एक्सप्रेशंस बनते हैं उसको देख के सामने वाला पहचानता है कि ये मेरी बात से खुश हो रहा है या ना खुश हो रहा है, इसको गुस्सा आ रहा है या ये मेरी बात को पसंद कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे उसका आई कांटेक्ट है। देखिए सिंपल सी बात होती है कि जब कभी भी हम बात करते हैं, अगर हम आई कांटेक्ट रख के बात करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस दर्शाता है कि इस व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। उसके बाद है कि आई का मूवमेंट्स, हम आँखों का किस तरह से मूवमेंट रख रहे हैं, क्योंकि नज़र को नज़र की नज़र सा ना देख, कहीं नज़र को नज़र की नज़र ना लग जाए। देखिए अब जनरली अगर अपन बात करें गर्ल्स के बारे में, तो जो लड़कियां हैं 1 सेकंड के अंदर ये पहचान लेती हैं कि सामने वाली की जो नज़र है अच्छी है या गंदी है। तो जो एक्सप्रेशंस, मतलब ये आ गया फेशियल एक्सप्रेशंस, हमने आंखों के मूवमेंट से, अपने बोलने के स्टाइल से, हम कैसा देख रहे हैं, क्या अपने एक्सप्रेशंस दे रहे हैं फेस पे, उससे पता चल रहा है। उसके बाद आता है मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स। मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स मतलब हम जब किसी से बातचीत कर रहे हैं तो हमारी बॉडी का मूवमेंट्स कैसा हो रहा है, यानी आइज़ का मूवमेंट, आई बॉल्स कहाँ घुमा रहे हैं, गर्दन कहाँ घुमा रहे हैं, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ भी घुमा रहे हैं, या हैंड्स का मूवमेंट कैसा होता है, फिंगर्स का मूवमेंट कैसा होता है। कई बार आपने देखा होगा कि कई बार आदमी गुस्सा हो जाता है कि तुमने मेरे को है ना इंडेक्स फिंगर दिखाई, तुमने मेरे को उंगली दिखाई। अब उंगली हो सकता है उसका उंगली दिखाने का कोई इंटेंशन ना हो, लेकिन
उसकी समझ ऐसी हो जाती है। तो हमारे को सारे मूवमेंट्स जो होते हैं हमारे को ध्यान रखने होते हैं कि किस तरह से हम सामने वाले को इंडिकेट करें, कम्युनिकेट करें। अब आते हैं सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स कि हमको कैसे बात करनी है, क्या क्या बात करनी है। जैसे फ्लुएंसी, हम तेज अच्छी तरह से फ्लुएंटली बात कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। क्वालिटी ऑफ लैंग्वेज, हमारी लैंग्वेज की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, है ना। उसके अंदर ऐसा नहीं कि जो कोई वल्गर लैंग्वेज यूज़ में ना लें, कोई गंदी लैंग्वेज यूज़ में ना लें, मतलब सामने वाले को किसी भी तरह से बुरा ना लगे। टोन है, हमारी वोकेबलरी, हमारा जो शब्दकोश है पूरा भरा हुआ होना चाहिए, है ना। इस तरह से वर्ड्स जो स्पीच है उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए, कहाँ हमको क्लैरिटी देनी है, कहाँ हमारे को पंक्चुएशन देना है, कहाँ रुकना है, ये सारा होना चाहिए। इसी तरह से ग्रामर, हम अगर बात कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस में तो पास्ट टेंस यूज में ना ले लें, ये ग्रामर का भी बहुत ध्यान रखना होता है। अब अपन बात करें जैसे स्पीच है, तो स्पीच में जो होता है, लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, कभी भी कोई भी चीज़ कम्युनिकेट की जाती है, जनरली ऐसा होता है कि ऐसा कहे कि मैं ये बात इंग्लिश में भी कह दूंगा और मैं हिंदी में भी कह दूंगा। एक चीज़ ध्यान रखिए, जो भी आपकी मदर टंग है, जो कि आप बचपन से सुन रहे हो, वो हमने सीखी नहीं है, वो हमको आ गई है, क्योंकि राइट फ्रॉम द बर्थ हम उसके वर्ड सुन रहे हैं, हमारे कोडिंग होती रहती है, हम सुन रहे हैं। लेकिन जैसे इंग्लिश है, वो हमारी मदर टंग नहीं है, हमारी बाहर की लैंग्वेज है, तो हमने उसको सीखी है। तो जो भी चीज़ हम अपनी मदर टंग में बोल सकते हैं वो शायद इंग्लिश में ना बोल पाएँ, क्योंकि हमारा वहाँ पे जो है ना, जो हमारा शब्दकोश थोड़ा छोटा हो जाएगा। अब मैं आपको एक तरह बताऊँ, जैसे गाना है, एक इंग्लिश सॉन्ग है, एक हिंदी सॉन्ग है, दोनों ही गा सकते हैं, लेकिन जो फीलिंग्स आएगी वो हिंदी में आएगी। जैसे मैं आपको एक जॉर्ज बेंसन का एक पुराना एक इंग्लिश सॉन्ग है, जो अमेरिकन सिंगर, होल्ड मी नाउ, टच मी नाउ, I don't want to live without you, nothing's gonna change in my love for you। ये गा तो दिया, लेकिन शायद इसमें कोई फीलिंग नहीं आ पाई। अब मैं अगर सपोज करो हिंदी में अगर मैं अपनी तो उसमें क्या फीलिंग आती है कि इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। तो ये जो है अपन जो है एक्सप्रेस जो अपनी फीलिंग्स ला सकते हैं, वो शायद अपनी मदर टंग में ला सकते। अब बात करते हैं अपन कि नेक्स्ट की जो भी बात अपन कर रहे हैं उसमें हमारे को कमांड होनी चाहिए, फुल नॉलेज होनी चाहिए हमारे को। देन आता है स्टाइल ऑफ द लैंग्वेज। स्टाइल ऑफ द लैंग्वेज का मतलब जैसे सपोज करो अपन कुछ भी चीज़ लिख रहे हैं, जैसे अपन कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो कम्युनिकेट करने का मतलब एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो उसकी स्टाइल अलग होगी। अपन अगर ऑर्डर दे रहे हैं तो अलग होगी, ऑर्डर में कहेंगे दिस इज टू बी इन्फॉर्म्ड, और अगर हम एप्लीकेशन दे रहे हैं तो विद ड्यू रेस्पेक्ट आई हैव टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस। अब दोनों चीज़ों के अंदर अलग अलग हो गया, है ना। अपन जहाँ ऑर्डर दे रहे हैं उसकी लैंग्वेज अगर अपन एप्लीकेशन फॉर्म में लिख दें तो बात गड़बड़ा जाएगी। तो इसी तरह से जब दो जने बात कर रहे हैं तो उनके बीच में कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए, है ना, ये ध्यान रखना है कि बहुत बहुत पास जाके बात नहीं करना, कितनी डिस्टेंस मेंटेन करनी है। फिर उसके बाद अगर जितनी डिस्टेंस है उसके हिसाब से हमारी वॉल्यूम रखनी है, ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। कंटेंट, कि जिस भी बात में हम जिस भी पर्टिकुलर टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो जो कंटेंट है छोटा हो लेकिन स्ट्रांग हो, यानी सामने वाले पे इम्पैक्ट करे। नेक्स्ट आता है हमारा ड्रेसिंग सेंस। ड्रेसिंग सेंस में क्या होता है, किस ओकेजन पे हम जा रहे हैं, क्या कहाँ पे किस प्रोग्राम में हम जा रहे हैं, तो हमारे को उसके अकॉर्डिंग कलर चूज़ करना है। जैसे अगर गर्ल है तो उसको साड़ी पहननी है, अगर बॉय है तो उसको क्या करना है, सूट पहनना है। या पिकनिक में जा रहे हो, कॉलेज में जा रहे हो, अपने वर्क प्लेस पे जा रहे हो, कोई मैरिज में जा रहे हो, तो ये कम्युनिकेट करता है। वरना आपने देखा होगा ऐसे, वरना मजाक उड़ाएंगे। अगर सपोज करो कॉलेज में आया कोई और कॉलेज में वो शादी के कपड़े पहन के आ जाए तो लोग कहेंगे अरे पागल हो गया क्या, क्या पहन के आए यहाँ पे। इसी तरह से हम अपनी जो स्मार्टनेस शो करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं कि हम किस टाइप के बंदे हैं। तो वो जैसे आप मैरिज में गए, अब अगर अपन मेल की बात करें, आदमी की बात करें, तो आपने देखा होगा कि जोधपुरी सूट पहना गोल्डन बटन के साथ में ब्लैक, वो शायद पार्टी में भी काम कर जाए, मैरिज में भी काम कर जाए। लेकिन अगर अपन लेडी की या गर्ल की बात करते हैं, अगर वो ट्रेडिशनल में जाने चाहती है तो वो पोशाक पहन लेती है। यदि वो अगर कैजुअल नहीं, पार्टी वगैरह में जाना चाहती हैं तो जो है वो एक पर्टिकुलर सिंगल कलर की शिफॉन की साड़ी के अंदर। तो इस तरह के जो होते हैं ना वो कम्युनिकेट करते हैं। अब सबसे आता है कि
आपने पुरानी कहावत सुनी कि जूता देख करके आदमी पहचान जाता है कि इसकी पर्सनालिटी कैसी है। यानी शूज़ क्लीन है कि नहीं, शूज़ साफ़ है कि नहीं, शूज़ में लेस बंधी है कि नहीं। यानी जूता देख करके आदमी पहचान रहा है कि इसकी कैसी पर्सनालिटी है। तो वो क्लीन होने चाहिए, लेस लगी हुई होनी चाहिए। नेक्स्ट, या उसके बाद में आपने क्या ड्रेस पहनी है। ड्रेस इन द सेंस आपने स्पोर्ट्स के लिए जा रहे हैं, अब आप लेदर के शूज़ पहन लिए, या आप सूट पहन करके मैरिज में जा रहे हैं और आपने स्पोर्ट शूज़ पहन लिए, तो ये आपको ध्यान रखना, क्योंकि आप यहाँ कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप है ना, अपनी पर्सनालिटी को। उसके बाद है सॉक्स है। अब सॉक्स जिस कलर का आपके पैंट है उससे मैच करे, टॉन यानी फटा हुआ नहीं हो, कहीं आपको खोल के जाने पड़े और अगर बदबू आ रही है तो आपको पता है कि आपकी इमेज कैसी होगी। नेक्स्ट बात करें कॉस्मेटिक्स। तो कॉस्मेटिक्स के अंदर क्या होता है, ये लड़कों में भी है, लड़की में भी है। जनरली ऐसा माना जाता था कि कॉस्मेटिक्स तो सिर्फ लड़कियों के लिए हैं, लेकिन आप आजकल देख रहे हैं सैलून वगैरह के अंदर, पार्लर वगैरह के अंदर जितना टाइम लड़कियां देती हैं उतना ही टाइम या उससे ज़्यादा टाइम लड़के भी देते हैं। वो भी मैनिक्योर कराते हैं, वो भी पेडिक्योर, इवन आजकल तो जो है वैक्स भी कराने लग गए हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखनी कि क्या 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 उसमें वहाँ पे हमको कैसे अपने आप को मेंटेन करने का है। जैसे डीओ लगाना, कि आप कहीं कहीं जा रहे हैं, आप स्टिंग कर रहे हैं, बदबू आ रही है, तो आपको डीओ इसमें लेना है। इस तरह से आप परफ्यूम, मतलब आपका एक सिग्नेचर, आपकी फ्रेगरेंस होनी चाहिए, सामने वाला समझना चाहिए कि आपने जैसे कौन से ब्रांड का लगाया, कैल्विन क्लाइन लगाया, कोई और लगाया। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ा ब्रांड लगाएं, बस आपकी जो पर्सनैलिटी है कम्युनिकेट करती है कि एटलीस्ट आप कहीं पे जा रहे हैं तो वहाँ पे वो चीज़ को उसको जो है ऑड ना लगे। हेयर स्टाइल पे आते हैं अपन। हेयर स्टाइल जो है, अगर आपका प्रोफेशन क्या है, किस इवेंट पे जा रहे हैं, आपका प्रोफेशन कुछ ऐसा है जहाँ पे आप देखते हैं ना कई बार मशरूम कट बना के चले जाएं, तो मशरूम कट कैसे बना के चले जाओगे जहाँ आपका प्रोफेशन अगर इस तरह का है। उसके अलावा स्पेक्टिकल्स यानी चश्मा है। जनरली ऐसा देखा जाता है कि हम कहीं पार्टीज वगैरह में जा रहे हैं तो जो है ड्रेस तो चेंज कर लेते हैं लेकिन चश्मा एक ही रखते हैं। तो चश्मे वाले भी आजकल हमको बताते हैं कि भाई आप सपोज करो किस पर्पस के लिए जा रहे हो तो चश्मे भी चेंज कर लो। फिर चश्मा हमारा साफ होना चाहिए, सामने वाला देख रहा है कि उसमें गलत गंदे गंदे दाग तो नहीं लग रहे हैं कहीं, मतलब ये जो है हमारी जो पर्सनालिटी को कम्युनिकेट करते हैं। मूछें हैं, मिस्टैचेस हैं, हमको कम्युनिकेट करती हैं। जैसे कई बार जो रौबदार मूछें होती हैं उससे सामने वाले को पता नहीं है लेकिन पता चलता है शायद सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई काम करता है। सॉरी मूछ मतलब हो सकता है ये डॉक्टर के प्रोफेशन में हो। तो ये जो चीज़ें, बियर्ड तो आजकल नॉर्मल हो गया कि सब दाढ़ी वगैरह रखना, तो अपीलिंग है ये। मेकअप्स हैं, मेकअप कौन नहीं करता, लड़का भी कर रहा है, लड़की भी कर रही है ना। तो इस तरह से आपने देखा होगा पहले तो जो है ज़्यादा लड़कियाँ ही आईब्रो सेट करती थी, आजकल लड़के भी करते हैं। गर्ल्स की अगर बात करें तो लिपस्टिक है, वो कौन सी लिपस्टिक लगानी है, किस ओकेजन पे जा रही है, डार्क लगानी है, लाइट लगानी है। नेल पेंट, अब थोड़ा सा आप अगर अपन दोनों में डिफरेंस देख लेना तो हो सकता है बस नेल पेंट का और लिपस्टिक का डिफरेंस आए, बाकी तो सारी चीज़ें उनमें भी कॉमन सी रहती हैं। इस तरह से अगर अपन बात करें स्लीवलेस, अगर कोई ये गर्ल है वो स्लीवलेस पहन रही है तो उसकी आर्मपिट क्लीन होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये कम्युनिकेट करती हैं, ये प्रोसेस होती है। जैसा मैंने बताया, फेशियल तरीके से, हाथों के मूवमेंट से, बॉडी के मूवमेंट से, या हम जो भी चीज़ में यूज रहे हैं, हम कार से उतर रहे हैं तो हमारे उतरने की स्टाइल, हमारी चलने की स्टाइल, हमारी गेट, हमारी चाल कैसी है, ये सारा हमारा कॉन्फिडेंस बताती है। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि कम्युनिकेशन की जो प्रक्रिया है वो कितनी विस्तृत है। 360 डिग्री के एंगल से हमें बताया कि हर एक पहलू कितना महत्वपूर्ण है कि जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, हमारे फेस से करते हैं, हमारी आंखों की पुतलियों से करते हैं, हमारे हाथों से करते हैं, हमारे शरीर के तमाम अंगों से, बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें लोग समझते हैं। हमारे कपड़े पहनने, हमारे जूते पहनने के स्टाइल से, हमारे बोलने के लहजे से, हमारे शब्दकोश से, हमारी चाल से, हमारी ढाल से, तो इन सब चीज़ों से जो है सामने वाला अंदाज़ा लगाता है कि हम जो है किस तरीके का काम करते हैं, कितनी हमारी समझ है। तो इसलिए इन सब बातों का बहुत ख्याल रखना होता है। और डॉक्टर क्या कुछ सावधानी रखी जानी चाहिए कम्युनिकेशन के दौरान, वो आप थोड़ा सा बताएंगे? क्या कुछ सावधानियां रखी जानी चाहिए तो ठीक रहेगा मेरे ख्याल में। बिल्कुल, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम बातचीत कर रहे होते हैं तो बातचीत करते करते हमें ध्यान नहीं रहता, हम कुछ ऐसी चीज़ बोल जाते हैं जो शायद हमें नहीं बोलनी चाहिए, है ना। सामने वाले ने पूछा क्या, कई बार इररिलेवेंट हो जाती है, पूछ क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं,
है ना। तो हमको ये ध्यान रखना है कि ब्रीफ में बात करें, जो चीज़ सामने वाला पूछ रहा है उस संदर्भ में भी बात की जाए, बिल्कुल हट के ना जाए। तो सबसे एक ध्यान रखना कि पहले सुनो, समझो, फिर बोलो। यानी जब एक छोटा सा एक फॉर्मूला बताऊं मैं आपको, कि जब आप बहुत खुश हो या बहुत ज़्यादा दुखी हो या बहुत ज़्यादा गुस्सा हो तो तुरंत निर्णय मत लो, रुको, सोचो या समय लो, उसके बाद में उसका बारे में पूरा सोच करके फिर उसका जवाब दो, है ना। क्योंकि क्या होता है कि समझ को समझो, समझ के जो ना समझे वो मेरी समझ में ना समझ है। यानी आप सामने वाला क्या पूछना चाह रहा है या क्या कहना चाह रहा है, उसके बाद उसको समझ के ही आप ना जवाब दो। तो मैं ये और चीज़ कहूँगा कि मैं कोई साबुन का बुलबुला नहीं जो जरा सी हवा से फूट जाऊँगा, कि मैं कोई साबुन का बुलबुला नहीं जो जरा सी हवा से फूट जाऊंगा। मैं तो चिरायु दीपक हूं जो तेज आंधियों में भी टिक जाऊंगा। क्योंकि कुछ लोग सहारा दे के कठपुतलियां चलाया करते हैं, मैं बिन सहारे नौनिहालों को उनके कदमों पे चलाने का हुनर जानता हूं। तो डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि कम्युनिकेशन का पावर क्या होता है, उसकी कहाँ ज़रूरत पड़ती है, उसकी शुरुआत कैसे होती है और उसकी प्रक्रिया क्या होती है। लेकिन सावधानियां रखना बहुत ज़रूरी है कि गुस्से में कोई ऐसी बात मत बोल दीजिए जो नहीं कहना चाहते हैं आप। अगर आपको लग रहा है कि आप बेकाबू हो रहे हैं, आप ठीक से सोच नहीं पा रहे हैं, ठीक से बात कह नहीं पा रहे हैं, तो आप रुकिए, थोड़ा सांस लीजिए, ठहरिए, संभलिए, धैर्य रखिए, संयम रखिए, थोड़ा सोच समझ कर अपनी बात कहिए।